बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हम 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले अकॉर्डिंग टू योर पीएमडीसी सिलेबस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप लोगों ने हर एक चीज को समझना है। अब फर्स्ट एमसीक्यूज में कहा जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट अ पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे एट द पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने याद रखना है मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी होती है वो एक तरह का अमाउंट ऑफ क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जब वो पास होता है। देखिए कोई भी एरिया है, उस एरिया में से क्या पास हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उसे मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन। तो याद रखना है, इस वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जब पास होता है किसी भी यूनिट एरिया से, तो वो परपेंडिकुलर होता है फील्ड डायरेक्शन के। हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 2, यहाँ पर कहा जा रहा है द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, ये मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है टेस्ला। मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मेजर इन अ टेस्ला, और एक टेस्ला जो है वो बराबर होता है 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर के। सही, इस तरीके से क्लियर है कि इसके बराबर होता है 1 टेस्ला। क्लियर हो गया? एक टेस्ला इक्विवेलेंट, एक टेस्ला जो होता है वो किसका इक्विवेलेंट होता है? तो आपने याद रखना है, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ 1 वेबर स्क्वायर मीटर का होता है इक्विवेलेंट। एमसीक्यू नंबर 3 का बी ऑप्शन है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी होती है कैन आल्सो डिफाइन, जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है उसे हम आल्सो डिफाइन कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ जब फोर्स ऑन मूविंग चार्ज हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सिंस द मैग्नेटिक फोर्स जब किसी भी चार्ज पर परपेंडिकुलर मूव करेगी तो F इज इक्वल टू QVB के बराबर होगी। F क्या है? आपकी मैग्नेटिक फोर्स है, दिस इज योर मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद Q क्या है? दिस इज अ चार्ज, और V आप लोगों के पास है वेलोसिटी। B क्या है? डिस्टोनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बहुत रगड़ा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको ये वाले वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वन शॉट के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को रगड़ा लगाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब बस बायोलॉजी का पार्ट 1 रिवीजन का हमने अपलोड कर दिया है, जल्दी पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा। तो बायोलॉजी की रिवीजन आपकी हो जाएगी। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब आपको रिवीजन करवाऊंगी कुछ पॉइंट्स से, पार्ट 1 पार्ट 2 जल्दी मैं आप लोगों को अपलोड कराऊंगी एमसीक्यूज के बाद। तो ध्यान से आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है, आपका एमडीगेट क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है भाई, तुमने ये बताना है। क्या वो स्केलर होती है, क्या वो वेक्टर होती है? भाई देखो स्केलर अब बच्चों जैसी बात हो गई, जिसका मैग्नीट्यूड तो लेकिन डायरेक्शन ना हो, भाई ये स्केलर क्वांटिटी है। सही, बस डायरेक्शन ना हो मैग्नीट्यूड हो। अब वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ जाएं तो यहाँ पर कहा जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स पी थ्रू अ सरफेस, तो हम उसे मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? तो आपने याद रखना है मैथमेटिकली हम डिफाइन करेंगे पी एच आई इज इक्वल टू बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, एरिया। ये स्केलर डॉट प्रोडक्ट है। आपको मैंने वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। जहां पर डॉट हो, मेरे यहाँ पर ये नजर नहीं आ रहा तो मैं कोशिश करूंगी आपको समझाने की, जहां पर डॉट हो इस तरीके से वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट। और जहां पर क्रॉस हो तो वो आपके पास क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्लियर है मेरे बच्चे? तो ध्यान से आप लोगों ने हर एक चीज को क्या करना है, फील करते हुए चलना है। अब स्टूडेंट्स, अब हम अगर देखें तो हम इसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स एक तरह की स्केलर है, ये प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एंड द एरिया वेक्टर का। तो आप मैथमेटिकली इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी को आप क्लिक कर दें।
बच्चों ये जो भी एमसीक्यूज है ये पास पेपर की कलेक्शन है और मैंने रिसर्च की है सिंध, बलोचिस्तान, केपी के, पंजाब, इन सब के पास पेपर को पहले एनालाइज किया है, फिर उसके बाद पास पेपर के एमसीक्यूज डाले हैं एंड देन जो आने के चांसेस है 10-12 वो मैंने अपने कॉन्सेप्ट जो आपको बताया उसमें से है। जो मैंने बनाया है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। in the expression P is equal to BA cos theta, ये एंगल आप मेजर करते हैं, या आप एंगल मेजर करते हैं, लेकिन आप ये एंगल कैसे मेजर करते हैं, किसके दरमियान में मेजर करते हैं? तो याद रखिए BA द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, क्योंकि थीटा एंगल होता है, थीटा को आप ऐसे शो करते हैं ना, थीटा एक एंगल होता है किसके दरमियान में, बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के वेक्टर के एंड एरिया वेक्टर के, क्योंकि ए क्या है, एक पॉइंट है नॉर्मल टू द सरफेस का एंड नॉट अलोंग टू सरफेस इटसेल्फ। क्लियर हो गया मेरे बच्चा? ध्यान से हर एक चीज को समझना है। सही है भाई। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मैम जल्दी बताएं भाई, मैम जल्दी बताएं मैग्नेटिक फ्लक्स का जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो क्या है? तो चले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो मेरे पास होता है वेबर, वैसे होता है वेबर ये, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करते हैं, क्योंकि एक वेबर बराबर होता है एक टेस्ला के, और एक टेस्ला मल्टीपल होता है, किसका मल्टीपल होता है, एक स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया का। ध्यान से एमसीक्यूज मेरे साथ कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे, आपको फिजिक्स से प्यार होगा, लव टू द फिजिक्स। देखिए फिजिक्स मुश्किल नहीं है, देखिए ये बायोलॉजी में आप रट्टा मार लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं, बायोलॉजी भी कॉन्सेप्चुअल है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सारे बोलते बायोलॉजी तुम्हारी निकल जाएगी, भाई जिसने बायोलॉजी अच्छी पढ़ी होगी उसकी निकलेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। क्लियर है? तो फिजिक्स से डरे मत, उसको अपना लव बनाए, उनको अपना प्यार बनाए। देखें कुछ दिनों के लिए बना लें, जब तक एमटीकेट क्लियर नहीं हो जाता तब तक अपना बोलो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। देखिए दिमाग आसान चीजों को ज्यादा बोलता है। अब हम ड्रामे पे बैठ जाएंगे, हमें कभी भी नींद नहीं आएगी, हम बोलेंगे दिन से रात हो जाए, भाई कहानी पूरी हो, दिमाग को एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। मैं आपको बात बता दूं, मेरी बर्थडे का दिन था प्रीवियसली 70 मई, उसके दिन भी मैं आपकी फिजिक्स कंप्लीट करवा रही थी। 70 मई को दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द पीएमडीसी सिलेबस ऑफ द फिजिक्स। उस दिन भी मैं काम कर रही थी। क्यों काम कर रही थी? ताकि लोगों को भी सपोर्ट हो और मेरी भी सपोर्ट हो सके। सही है ना? ओके मैं अपने माइंड को ये सिखाती हूँ, तुमने आसान चीजों की तरफ नहीं, अगर मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है तो मुझे भी फायदा हो और मेरी एक्स्ट्रा पॉइंट्स का मेरे दूसरे जो आजकल आवाम है, वर्ल्ड है, जितने भी मेरे भाई बहन है, उन सबको क्या हो, फायदा हो। ये रिसर्च सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने मुझे फीडबैक देना है, जैसे मैं आप लोगों को दे रही हूँ, तो मुझे सपोर्ट हर जगह करनी है। सही हो गया? क्लियर है? इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल, देखिए एक कॉइल है, उसका प्लेन है वो परपेंडिकुलर है टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि सेम मैग्नेटिक फील्ड है। द एंगल जो थीटा है वो बिटवीन है बी एंड एरिया वेक्टर ए। भाई देखो परपेंडिकुलर की जब बात हो जाती है, क्योंकि व्हेन अ कॉइल परपेंडिकुलर है बी के, तो एरिया का जो वेक्टर है वो नॉर्मल है प्लेन के, क्योंकि वो पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। और थीटा डिग्री यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स मैक्सिमम है। जब भी फ्लक्स मैक्सिमम होता है तो थीटा 0 डिग्री होता है। क्लियर है मेरे बच्चा? क्लियरली कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तब आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। उसके बाद है मेरे बच्चा, इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल का प्लेन, देखिए ये सवाल प्रीवियसली आया 2025 में, ये वाला सवाल। देखें अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये कौन से चैप्टर है जिसमें से हर साल सवाल आने हैं? एक है अल्टरनेटिंग करंट, इसमें से हर साल सवाल आते हैं, हर साल इसमें से 3 या 4 एमसीक्यूज मैक्सिमम बनते हैं, इसमें से बनते हैं। और मोस्ट फेवरेट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन सबको मिला के पिछले साल 2025 के अंदर इसमें 6 एमसीक्यूज बने थे, टोटल 6। तो देखिए भाई 6 एमसीक्यूज 2025 में, इसमें से 15 एमसीक्यू, 2024 में 2, इसमें से 15 एमसीक्यूज बने थे। आए ना आए किसी और चैप्टर को टच ना करें, लेकिन इन 3 चैप्टर को वो जरूर टच करते हैं। इस वजह से मैंने एसी करंट की तो पहले ही एमसीक्यूज अपलोड कर दिए, क्योंकि एवरेज इस साल बहुत ज्यादा आने के चांस है और हर साल आते हैं। ये आप दिमाग में रख लें, कोई ना कोई चैप्टर का आपको पता ना हो, लेकिन इसका मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो ध्यान से आप लोगों ने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनके ऊपर मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स की मेरी तरीके से ग्रिप होने चाहिए। मैं आपको सच बताऊं, आप फिजिक्स के अंदर 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स ले सकते हैं मेरे लेक्चर देख के।
सही, आई कैन शेयर ऑल द एमसीक्यूज, मैंने आपको सारे शेयर कर दिए। अब देखो ये 2 एमसीक्यूज इस साल बनेंगे, देख लीजिए ये एमसीक्यूज बनेंगे, ये 2 एमसीक्यूज का ऑप्शन आपने समझ लेना है बस। ये एमसीक्यूज इस साल इसमें से एक आएगा ही, तो ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पैरेलल पूछेगा या परपेंडिकुलर पूछेगा। सही, अब इफ द प्लेन अगर पैरेलल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, मैं आपको 100 में से 99% कह सकती हूँ कि एमसीक्यूज इन दोनों में से कोई ना कोई एक पूछा जाएगा, शायद 2 भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर कॉइल है वो पैरेलल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल आप लोगों के पास सिंपल क्या होगा, 0 होगा। कैसे मैम आपको पता चला, क्योंकि कॉइल का जो प्लेन है अगर वो लाई करता है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर जो होता है वो नॉर्मल होता है प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा यहाँ पर कितना होता है 90 डिग्री। अगर हम कॉस की बात करें, कॉस 90 आपको बराबर होता है 0 के। उसके बाद एक प्लेट, हो नो बच्चों, ऐसे सवाल जो है ना अक्सर स्टूडेंट्स को फंसाते हैं, उनको कैलकुलेशन करना नहीं आ रही होती, जिसको फॉर्मूला पता है कैलकुलेशन बच्चा कोई मुश्किल नहीं है। देखो भाई यहाँ पर मेरे बच्चे एरिया दिया हुआ है, कितना एरिया दिया हुआ है, क्या बोलेंगे मैम 0.02 लिख लिया साइड में, और प्लेन क्या है परपेंडिकुलर है, ध्यान लग गया मेरा। उसके बाद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी, जी हाँ भाई डेंसिटी मुझे दी जा रही है, चलिए मैं यहाँ पर डेंसिटी भी लिख देती हूँ। भाई डेंसिटी मेरे पास कितनी है, डेंसिटी मेरे पास है 0.5 टेस्ला। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल मैंने मालूम करनी है, तो आपको पता है कि ये बराबर होता है फाई इक्वल टू पीएच के बराबर होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड मुझे मालूम करनी है, भाई मैं मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल मुझे मालूम करना है, तो जो 0.5 है मैं इस फॉर्मूले से इसको मल्टीप्लाई करूंगी 0.2 से। हमने दिमाग लगाना है, आंसर मल्टीप्लाई करने से आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई वाला देखे, डिवाइड करने से आ रहा है तो डिवाइड वाला देखे। थोड़ी कैलकुलेशन, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा ना तो चुन्ने मुन्नों की तरह वहां पर नहीं बैठिएगा, वहां चुन्ने मुन्ने सिर्फ 3 घंटे है तुम्हारे, दिमाग सारा ना सही करके जाइयो। और एमडी गेट की एक रात पहले सब मेरे बच्चों को सो जाना है, कोई जागेगा वो फेल होगा, क्योंकि डिप्रेशन माइंड कभी भी काम नहीं करता। उसके बाद याद रखियो, जितनी तैयारी करनी थी तुमने कर ली है, बस अब खुद के ऊपर तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई आगे निकल रहा है छोड़ भाड़ में जाए, कोई तुम्हें खाने को देता है, कोई खाने को देता है भाई, कोई नहीं तुम्हें पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, चल एकेडमी में कोई तुमसे आज आगे निकल गया, पर तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे सिखाने के लिए गिराया है, शायद वो मुझे और अच्छा इंसान बनाना चाहता है, इस वजह से। तो उससे अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करना, जो तुम कर सकते हो वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। सही है, एक फ्लैट एरिया मिला हुआ है और तुम्हें डेंसिटी भी मिली हुई है, तो सिंपल अगर तुम्हें आंसर ना आए तो तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो इसका आंसर आपके पास है 0.02 वेबर, मुझे याद कर लेना, वहां पर मुझे याद कर लेना। आ कॉइल ऑफ द एरिया, एक कॉइल है उसका एरिया तुम्हारे पास है 0.1 प्लेस किया गया हुआ है 60 डिग्री एंगल पर, और मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी मैम, हाँ सही है मैम, हमें एरिया भी मिल गया, सही आपने एरिया भी लिख देना है। उसके बाद मैम हमें एंगल भी मिल गया, सिंपल थीटा भी मिल गया। उसके बाद आपने लिखते जाना है, उसी वक्त आपको आंसर पता चल जाएगा। 0.4 क्या मिली, फ्लक्स की डेंसिटी मिल गई। तो सिंपल अब तुम्हें फ्लक्स लिंक इन द कॉइल अप्रोक्सीमेटली तुम्हें मालूम करना है, तो ये वही फॉर्मूला लगेगा, यही वाला BA इज टू कोस थीटा वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो सिंपल तुमने ये जो 0.421 है ये मल्टीप्लाई होगा, पूरा चैप्टर मल्टीप्लाई पर है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर एंगल को देखिए, एंगल आपको याद होने चाहिए, कोस 90 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू, कोस मतलब कि आपको याद 75 की वैल्यू ये याद होनी चाहिए। ये आप जो आप लोगों का चैप्टर है ना वेक्टर से इक्विलिब्रियम, उसके अंदर मैंने आपको बताया था ये याद कर ले वैल्यू। तो cos 60 की वैल्यू होती है 0.5, ये आपको याद हो जाए, वहां पे कैलकुलेट नहीं होगा। तो सिंपल जब आप 0.04 को करेंगे डिवाइड, मैं आपको कराना, मैं आपको कॉन्फिडेंस दिला रही हूँ, मेरा पर्पस है स्टूडेंट को सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाना कि वो एमडी गेट क्लियर कर सके, बाकी आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद अगर एंगल जो होता है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऑन द सरफेस क्या है 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस आपने मालूम करना है, तो बाई बराबर वही फॉर्मूला BA इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या है, सरफेस 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका 0 होता है, क्योंकि फील्ड लाइन इंटरली प्लेन ऑफ द सरफेस होती है और ये कंट्रीब्यूट करती है फ्लक्स थ्रू इट। उसके बाद रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी डायमेंशन जो है वो 0.52 मीटर है और 0.3 मीटर है,
वो लाई कर रही है मैग्नेटिक फील्ड पर, लाई कर रही है। 0.6 टेस्ला डायरेक्टेड टू परपेंडिकुलर टू इस प्लेन। आपने बतानी है मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द लूप, आप लोगों ने बताना है। सिंपल आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब सिंपल वही फॉर्मूला है, बी इज इक्वल टू कोस थीटा, यही फॉर्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर आई थिंक दी गई है, रेक्टेंगुलर लूप है, हाँ जी 0.3 है और कितना है 0.2, ये दोनों को मिलाएंगे 0.2 3 to the 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.6 मैग्नेटिक फील्ड और 0.6 आप लोगों को रेक्टेंगुलर लूप है, एरिया है तो रेक्टेंगुलर लूप है। तो सिंपल आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 0.03 था और यहाँ पर 0.02 था, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपल 0.06 और 0.6 से करेंगे तो सिंपल आप लोगों का आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 0.036 वेबर। ये बहुत आसान है बच्चों, ये मल्टीप्लीकेशन और ये वाली चीजों में आपने रहना नहीं है। ओके, आपको जो टीचर पढ़ा रहा है, आपको जो पढ़ा रहा है वो खुद ऐसी चीजों से गुजर चुका है, तो आप लोगों को बता रहा है कि आपने घबराना नहीं। अगर कोई कैलकुलेशन नहीं आ रही तो आपने सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। देखिए हर किसी को होता है कि सीट हमारे हाथ में है, लेकिन सीट तभी हाथ में आती है जब सही स्ट्रेटेजी का पता हो। उसके बाद डबलिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डबल कर देते हैं, कीपिंग द एरिया ऑफ द ओरिएंटेशन फिक्स्ड विल काज द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर डबल कर दे मैग्नेटिक फील्ड को, बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, डबल कर दो बाय मैग्नेटिक, कीपिंग द एरिया ऑफ द ओरिएंटेशन बाय 60, तो विल कहा था मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी डबल हो जाएगा। मैम कैसे डबल होगा, मैम आप डबल कर रही है नहीं भाई, कॉन्सेप्ट डबल कर रहा है, क्योंकि सिंस आपको पता है पी ए बराबर होती है cos थीटा के। अब जो आपके पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि जब आपकी जो फील्ड है वो डबल होगी तो वहां पर आपका थीटा क्या रहता है, अनचेंज रहता है, इस वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डबल हो जाएगा। सही है। इफ द एरिया ऑफ द कॉइल, अगर कॉइल का एरिया जो है वो ट्रिपल हो रहा है, तो ध्यान से आप लोगों ने हर एक चीज को समझना है। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, अगर जो एरिया है वो कोई भी कॉइल का वो ट्रिपल हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, और जो परपेंडिकुलर ऑफ द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के परपेंडिकुलर, एंड ओरिएंटेशन जो है वो क्या रह रही है, रिमेन्स कांस्टेंट। ओरिएंटेशन क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट है। तो आपने क्या बताना है, मैग्नेटिक फ्लक्स को बताना है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपके पास सिंस जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, आप लोगों के पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, क्योंकि वो बच्चों परपेंडिकुलर फील्ड फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एरिया के, और जितना ज्यादा आप लोगों के पास एरिया बढ़ता है उतना ज्यादा आप लोगों के पास क्या बढ़ता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है। सो राइट ऑप्शन आप लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, बी ट्रिपल। बच्चों ऐसे एमसीक्यूज वहां पर आपको मिलेंगे, होंगे आसान से। क्लियर होगा तो आप इजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर कहा जा रहा है आ सरफेस, एक सरफेस है, उसके बाद वो टिल्टेड है, सो द एंगल बिटवीन बी एंड द सरफेस द नॉर्मल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो 0 to 90 डिग्री, कितना 0 to 90 डिग्री क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू द सरफेस, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा थ्रू द सरफेस क्या होगा, इंक्रीज होगा कंटिन्यूसली या स्टे कांस्टेंट, या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा सडन ड्रॉप टू 0। तो आपने याद रखना है वहां पर जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा थ्रू द सरफेस क्लियरली तरीके से वो डिक्रीज होगा और 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब थीटा इंक्रीज होता है 0 to 90 डिग्री, थीटा जब इंक्रीज होता है तो कॉस थीटा आप लोगों के पास क्या होता है, डिक्रीज होता है 1 to 0, और फ्लक्स डिक्रीज होता है स्मूथली क्या होता है, डिक्रीज होता है, और मैक्सिमम होके 0 होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब, यानी आपने बतानी है बेस्ट डिस्क्राइब, यहाँ पर आप लोगों ने बतानी है। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 80 को देखें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसमें से वो कौन सा है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करता है मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है टू रिप्रेजेंट अ फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि बेस्ट डिस्क्राइब्ड
आपने बताना है, जो कि अच्छे तरीके से क्या करता है, एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक फील्ड को यूज टू द प्रेजेंट ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी। क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो एक तरह की क्लोजनेस होती है। किसकी क्लोजनेस होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। वो रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेंथ को, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी जो होती है स्ट्रेंथ, उसे क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। और वही लाइन जो है वो हम क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं बोथ द क्लोजर। तो वो कौन सा रीजन होता है? वो स्ट्रॉन्गर रीजन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। क्योंकि आपको पता है बेस्ट डिस्क्राइब क्या होता है? क्योंकि ये क्लोजर होती है टुगेदर क्लोजर होती है और वो स्ट्रॉन्गर होती है। फॉर फर्दर अगर अपार्ट करें तो वो क्या हो जाती है? वीकर। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आपको पता है कि जितना ज्यादा देखें, पहले लोगों को पता नहीं था कि कोई भी चीज इतनी दूर होती है। देखें मैग्नेट को ही आप देख लें, अगर करीब लाते हैं तो वो कैसे एक दूसरे के साथ एक तरह मिलते हैं। तो देखिए एक चार्जेस के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड होती है इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अगर वो ज्यादा डिस्टेंस पर लेके जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने बोला था डिक्रीज होती है। और साथ साथ आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी सेम यही कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक फील्ड अगर एमसीक्यू नंबर 90 की तरफ चले, यहाँ पर कहा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो अगर 2t अगर पास हो रही है थ्रू अ सर्कुलर कोई ना कोई लूप से, उसका रेडियस है 0.1 मीटर और परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो फ्लक्स थ्रू अ लूप अप्रोक्सीमेटली, आपने फ्लक्स बताना है थ्रू द लूप अप्रोक्सीमेटली आपने बताना है। सो आपको पता है यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्किल बराबर होता है A इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर सिंपल आप फ्लक्स की जो डेंसिटी है उसे पुट करेंगे और नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर आप जब पुट करेंगे P इज इक्वल टू BA, तो यहाँ पर आप 2 जो है वो एक तरह की क्या है? फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर पुट की। और सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर क्या पुट कर देना है? 0.034 को, तो आपके पास आंसर आएगा 0.028। विच इज द फॉलोइंग इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आपने इक्विवेलेंट यूनिट बताना है, किसका यूनिट बताना है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट बताना है। आपको पता है कि टेस्ला को आप एक्सप्रेस करते हैं बेस एसआई यूनिट में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ये ड्राइव करता है फॉर्म करता है रिलेशन को B इज इक्वल टू F, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वेलोसिटी। ये कंसिस्टेंट होता है फोर्स इन न्यूटन, जैसे चार्ज का कूलम, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट है वो होता है किलोग्राम। और आगे आप पढ़ सकते हैं। फॉर अ फिक्स्ड, जो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ वो आपने ही करना है। मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें? इस पर रिसर्च करें। फॉर द फिक्स्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उसे आप B से शो करते हैं। बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ग्रेटेस्ट है, क्योंकि व्हेन द सरफेस क्या हो रही है? ओरिएंटेटेड हो रही है, यानी कि फिक्स जो फ्लक्स है डेंसिटी B है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की सरफेस ग्रेटेस्ट है। लेकिन जो सरफेस ओरिएंटेड है वो आपको बतानी है, याद रखना है, वो परपेंडिकुलर होती है फील्ड के। और क्योंकि फील्ड की लाइन जो है वो पास होती है बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि फ्लक्स वहां पर क्या होता है? रीजन देख सकते हैं मैक्सिमम होता है। और सरफेस डायरेक्टली क्या होती है? इंटरसेप्ट होती है, वहां पर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फील्ड लाइन होती है। और हैपेंस टू द सरफेस वहां पर परपेंडिकुलर होती है और नॉर्मल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होती है। एमसीक्यू नंबर 22, यहाँ पर कहा जा रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.8 टेस्ला एंड द फ्लक्स थ्रो वो है 0.0 मीटर स्क्वायर एंड एरिया भी आपको दिया हुआ है। एंड एरिया बिटवीन P एंड द नॉर्मल टू द सरफेस क्लोजेस्ट, आपको एंगल बिटवीन बताना है नॉर्मल टू द सरफेस जो कि क्लोजेस्ट है। तो क्लोजेस्ट एंगल आपने याद रखना है, सही है। अब देखो फॉर्मूला वही सेम लगेगा, आपने यहाँ वैल्यू पुट करनी है मैग्नेटिक फील्ड की, उसके बाद एरिया की, ये सारी वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो सिंपल आप लोगों को जो अप्रोक्सीमेटली एंगल मिलेगा वो मिलेगा 45 डिग्री। यहाँ पर याद रखिएगा नॉर्मल सरफेस क्लोजेस्ट, आप एंगल दिमाग में रख लेना। अब पूरा सोल्व करने नहीं बैठ जाना, एंगल ध्यान में रख लेना। उसके बाद 2 कॉइल्स जो है वो उसका एरिया क्या है? बिल्कुल इक्वल है और वो प्लेस्ड है सेम मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि एक सेम मैग्नेटिक फील्ड है वो वहां पर प्लेस है। बट कॉइल जो एक्स है वो परपेंडिकुलर है किसके? मैग्नेटिक फील्ड है। और जो कॉइल वाई है उसमें जो एंगल है वो है 45 डिग्री टू द बी। एंड अगर कंपेयर करें कॉइल एक्स को कॉइल वाई से, कॉइल एक्स को अगर कॉइल वाई से अगर हम क्या करें? एक्सप्रेस करें
तो एक्सप्रेस करें तो क्या है, तो याद रखना है वो लेस फ्लक्स होगा एक्स, क्योंकि सिंस cos 45 डिग्री पे लेस होता है cos 0 डिग्री, और फ्लक्स थ्रो अगर टेटर्ड कॉइल है तो वहां पर लेस होता है वो परपेंडिकुलर कॉइल के। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 24, एमसीक्यूज नंबर 24, विच स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स, कौन सी स्टेटमेंट है जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के नियर है, स्टेट करंट कैरी वायर इज जनरली, कौन सी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि वहां पर अगर बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स नियर है स्टेट करंट कैरी वायर, तो वो डिक्रीज होता है जितना ज्यादा वायर देखिए वो डिक्रीज होता है डिस्टेंस जितनी ज्यादा वायर इंक्रीज होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डेंसिटी होती है लॉन्ग स्टेट करंट वो कैरी करती है वायर में, डिक्रीज करती है, इंक्रीज होती है और डिस्टेंस इंक्रीज होता है। अगर वायर, क्योंकि स्ट्रेंथ वो वहां पर डिक्रीज होती है और डिस्टेंस इंक्रीज होता है वायर का, फॉलोइंग ये इनवर्स होता है रिलेशनशिप डिस्टेंस के साथ, तो वो डिक्रीज होता है डिस्टेंस तब वायर इंक्रीज होती है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं प्रीवियसली भी आपको करा चुकी हूँ, ये स्केलर क्वांटिटी है, 2023 से लेकर 2025 तक इसका एमसीक्यूज आ गया है, इंशाल्लाह 2026 में भी आएगा। 226 में कहा जा रहा है कि स्क्वायर लूप है, उसकी जो साइड है वो है 0.2 मीटर, वो प्लेस है प्लेन जो वो मेक करा है क्या, एंगल को बना रहा है, और फ्लक्स लिंकेज जो है वो एग्जैक्टली क्या है, हाफ है, वहां पर मैक्सिमम पॉसिबल जो फ्लक्स है वो क्या है, दैट फील्ड स्ट्रेंथ, द एंगल बिटवीन जो बी के होगा नॉर्मल टू द लूप वो कितना होगा, याद रखना है वो होगा 60 डिग्री। कैसे 60 डिग्री होगा मैम एक्सप्लेन करें, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, अगर इसके अंदर हम वैल्यू पुट करें, इसकी स्क्वायर लूप की एरिया की वैल्यू पुट करें, तो रिक्वायर अगर थीटा के देखें तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 60 डिग्री। ये आपने एंगल्स को दिमाग में रखना है। एमसीक्यूज नंबर 27, इफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जैक्टली क्या है, जीरो है, एग्जैक्टली जीरो है, एट द सर्टेन लोकेशन पर क्या है, जीरो है, तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है थ्रू द सरफेस वो प्लेस होता है, कहां पर प्लेस होता है, मतलब कि प्लेस होता है देयर जीरो पर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है किसी भी लोकेशन के ऊपर, क्योंकि फ्लक्स जो होता है सरफेस पीरियड के वो नेसेसरी आप लोगों के पास जीरो होता है रिगार्डिंग टू द सरफेस एंड एरिया ऑफ ओरिएंटेशन के। एमसीक्यूज नंबर 28, एक फ्लैट कॉइल है जो रिलेट कर रही है इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पर एंगुलर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है एंगुलर स्पीड, एंड द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, फ्लक्स कैसे कॉइल के साथ लिंक करेगा, याद रखना है वेरी करेगा प्राडिकली बिटवीन प्लस बी एंड माइनस बी ए एंगल के चेंज होने से। एमसीक्यूज नंबर 29, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सम टाइम आप उसे क्या बोलते हैं, याद रखिएगा सम टाइम आप उसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं और मैग्नेटिक इंडक्शन भी। काफी बच्चे ना 2023 में ये एमसीक्यूज गलत करके आए थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स को सम टाइम क्या बोलते हैं, वो लगा के आए थे मैग्नेटिक परमेबिलिटी, उनको लग रहा था ये कोई अलग कॉन्सेप्ट है तो ये इसका नाम होगा, ऊपर ही लिखा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंडक्शन आप लोग इसे कहते हैं, सही है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉमनली रेफर करता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को, मैनुअली फिजिक्स की टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा होता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है सरफेस, एक सरफेस है, एरिया ऑफ द वेक्टर जो है वो एंगल बनाता है 120 डिग्री, एंड बी जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वहां पर क्या होगी वो आपने बताना है, क्योंकि 120 जो डिग्री है अगर हम बात करें तो नेगेटिव 0.5 है, तो अगर फ्लक्स डायरेक्टली क्या है अपोजिट है, पॉजिटिव नॉर्मल डायरेक्शन में क्या है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास आंसर क्या होगा, नेगेटिव, दिस इज योर आंसर। उसके बाद है फॉर अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, एरिया ऑफ द लूप इंक्रीज हो रहा है, माना भाई एरिया ऑफ द लूप इंक्रीज हुआ रोटेटिंग, उसके बाद इंक्रीज हुआ एंगल 0 to 90 डिग्री, विच इफेक्ट ऑन द फ्लक्स, फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, याद रखिएगा कॉम्पिटेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जितना ज्यादा लार्जर एरिया होगा फ्लक्स उतना बढ़ेगा, और लार्जर थीटा होगा जो 10 to क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। फिर अलोन इंक्रीज द फ्लक्स, फ्लक्स इंक्रीज होता है,
और यहाँ पर थीटा भी इंक्रीज होता है टूवर्ड द 90 डिग्री, और थीटा क्या होता है, डिक्रीज भी होता है, हेंस डिक्रीज फ्लक्स होता है। नेट इफेक्ट डिपेंड करता है कि कितना रिलेटिवली वहां पर चेंज आ रहा है। एक वायर है, उस वायर का जो एरिया है, एरिया जो आपके एरिया है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी जो है, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, वो ऑरेंज करा है प्लेन कंटेन ऑफ द फील्ड लाइन। तो वहां पर जो फील्ड लाइन होगी वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, आपने याद रखना है, वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि प्लेन ऑफ द लूप कंटेन करता है फील्ड लाइन को, और जो फील्ड लाइन है सरफेस पर पास नहीं होती, थीटा 90 डिग्री होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी है बी पॉइंट इज न्यूमेरिकली, वो इक्वल होती है कि कितनी फोर्स वहां पर एक्सपीरियंस होती है चार्ज पर, तो उसकी वैल्यू होती है 1 कूलम। चार्ज मूव करेगी, वेलोसिटी 1 मीटर सेकेंड होगी, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी बी के। ये चार्ज वैल्यू, जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है चार्ज वैल्यू, ये इसके इक्वल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, बच्चों ये जो एमसीक्यूज है ना, ये हर साल आता है, ये हर साल आता है। तो एमसीक्यू नंबर 34 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इसमें से आपने वो जोड़ा बताना है, ध्यान से समझना, ध्यान से वो वाला पेयर बताना है जो कि करेक्टली मैच करता है क्वांटिटी ऑफ द एसआई यूनिट को, वो पेयर बताना है आप लोगों ने। तो आप देख रहे हैं ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला, हाँ जी, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर। तो क्या मेरे बच्चे ये ऑप्शन सही है? नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी है उसे आप मेजर करते टेस्ला, प्रीवियसली आप कर चुके हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है प्रोडक्ट होता है फ्लक्स डेंसिटी का और एरिया का, तो इसे हम मेजर किसमें करेंगे, वेबर में करेंगे भाई। तो एमसीक्यूज आता है तो लाजमी मेरे बच्चे नोट कीजिएगा इसे। अब मैंने सेक्शंस बनाए हुए हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ पर मैं सेंड कर दूं, शायद मैं आपको 10 मतलब कि 2-3 दिनों में कोशिश करके सेंड कर दूं। हाँ, तो वेट कीजिएगा, यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप जाकर स्क्रीनशॉट लेकर भी एमसीक्यूज कर सकते हैं। हाँ, इसका अगर मेरे पास टाइम ना हुआ क्योंकि मैं रिवीजन क्लासेस अपलोड कर रही हूँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेनी है, सही है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन तो पहले ही लिख दिया आप लोगों के लिए। मैग्नेटिक फोर्स जो है ऑन अ चार्ज क्यू, जब वो मूव होती है वेलोसिटी v के साथ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स v को आप कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? आपको पता है मैग्नेटिक जो है वो एक तरह लोरेंस फोर्स है, जब चार्ज मूव करती है तो वो गिव करती है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, एफ इज इक्वल टू क्यू वी, और मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड जो होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी भी साइन थीटा होता है। अगर मैग्नेटिक फोर्स की वजह चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को आप सिंपल इससे लिखेंगे एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी, दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स, बताया आप लोगों को, दिस इज अ चार्ज, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फोर्स का, जब चार्ज मूव करती है तो आप लिखते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा जो एंगल होता है, एंगल किसके बिटवीन होता है, द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के होता है, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी थीटा एंगल बिटवीन होता है पार्टिकल वेलोसिटी। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है पैरेलल तो वहां पर थीटा 0 होता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करती है मैग्नेटिक फोर्स को, कैसे कैसे वहां पर एक्सपीरियंस करती है मैग्नेटिक फोर्स को, तो वो याद रखिएगा वो 0 पर करती है, क्योंकि वहां पर साइन जो होता है वो 0 हो जाता है और पार्टिकल मूव करते हैं पैरेलल, तो वहां पर एक्सपीरियंस नो, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होती एट ऑल, इस वजह से वो 0 होता है। अगर चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं परपेंडिकुलर तो उसका थीटा है 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अ कौन से जो है मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगी कैसे, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड पर, तो हमने याद रखना है वो इस तरीके से क्यू वी बी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो रीच करी मैक्सिमम पॉसिबल इस फॉर्मूले पर। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फोर्स की मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज, वो कौन बताता है, तो आप सबको पता है मेरे बच्चे, राइट हैंड रूल अप्लाई जो होता है वो आप लोगों को बताता है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। फॉर अ नेगेटिव चार्ज जो है मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड में, और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है वो कंपेयर किया जा रहा है पॉजिटिव चार्ज के साथ सेम वेलोसिटी में, लेकिन कैसे, क्योंकि वो एग्जैक्टली अपोजिट है, क्योंकि नेगेटिव जो चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है वहां पर फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स होती है कंपेयर टू द पॉजिटिव मूविंग चार्ज, सेम वेलोसिटी इन सेम फील्ड। एमसीक्यूज नंबर 41, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है मूविंग चार्ज पार्टिकल में
वो ऑलवेज डायरेक्टेड होती है परपेंडिकुलर बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के। बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के और चार्ज पार्टिकल के, क्योंकि वो जो फोर्स होती है वो चेंज होती है पार्टिकल की डायरेक्शन एंड उसकी कोई भी स्पीड नहीं होती। नेक्स्ट उसके बाद है द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जो वर्क डन होता है बाय द मैग्नेटिक फील्ड इन मूविंग चार्ज वो ऑलवेज क्या होता है, याद रखिएगा वो जीरो। ये अक्सर सवाल आता है, जैसे सर्कुलर मोशन में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, इस तरीके से वो एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा आता है। अब देखिए बिकॉज हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के डिस्टेंस, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक जो चार्ज पार्टिकल है वो इंटर हो रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एग्जैक्टली वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, लेकिन कैसे परपेंडिकुलर क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में एक कांस्टेंट रेडियस के साथ। एमसीक्यू नंबर 45, फॉर अ चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है सर्किल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है अवे फ्रॉम द सेंटर। ये मैं आप रगड़ा लगा दिया आपने में। उसके बाद हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, जो इक्वेशन होती है मैग्नेटिक फोर्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स इन चार्ज पार्टिकल, उसे आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं एंड गिवन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ को आप लिखते हैं r इज इक्वल टू mv इज इक्वल टू qv, mv मास, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज। क्लियर है? रेडियस ऑफ द सर्किल, ऑर्बिट एंड चार्ज पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इफ द मास ऑफ अ चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो डबल हो जाए, मास पार्टिकल मूव द चार्ज मूविंग द पार्टिकल, मास अगर डबल हो जाए तो चार्ज स्पीड फील्ड वहां पर क्या अनचेंज है, वो चेंज नहीं हो रही, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या होगा, याद रखना है वो डबल होगा। मैम डबल क्यों होगा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मास के साथ, अगर डबल होगा मास तो भाई रेडियस भी तो डबल होगा ना। मैम क्या गोली मार रही है मैं। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 48, इफ द मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है बी वो डबल हो जाती है वाइल द पार्टिकल मास में, तो चार्ज एंड स्पीड वहां पर क्या रहती है सेम रहती है, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या होता है हाफ होता है। क्यों? क्योंकि r इज इक्वल टू mv, क्यू भी इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड के, अगर मैग्नेटिक फील्ड डबल होगी तो वहां पर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या होगा हाफ होगा। इफ द चार्ज ऑन अ पार्टिकल, जो चार्ज ऑन अ पार्टिकल है जब वो मूव करेगी मैग्नेटिक फील्ड में वो तो डबल होगी। डबल होगी कैसे? क्योंकि उसका मास स्पीड और उसकी फील्ड कांस्टेंट है, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ सिंपल वो क्या होगा वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज मूव कर रही वो डबल हो रही है तो चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो चार्ज हाफ हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जब चार्ज रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शन अगर वो बढ़ी तो भाई रेडियस तो खुद ही ना हाफ होगा ना। द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, जो पीरियड होता है रेवोल्यूशन का, एंड द टाइम इज वन कंप्लीट साइकिल। इफ अ चार्ज जब पार्टिकल जब मूव करेगा परपेंडिकुलर टू द फील्ड तो आप उसे कैसे लिखेंगे, तो t इज इक्वल टू 2πm इज इक्वल टू qb। अगर एक की फीचर है जब चार्ज जो है पार्टिकल वो सर्कुलर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, तो याद रखिएगा वो इंडिपेंडेंट होता है पार्टिकल स्पीड के, क्योंकि वहां पर जो स्पीड है वो कैंसिल हो जाती है आउट ऑफ द एक्सप्रेशन, और मीनिंग द पीरियड जो है वो डिपेंड करता है मास चार्ज फील्ड स्ट्रेंथ, नॉट इज पॉसिबल, इसकी कोई पॉसिबल स्पीड नहीं होती। एमसीक्यू नंबर 54, साइक्लोट्रॉन जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे लिखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद है इफ अ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन जब एंटर होगा, प्रोटोन कोई ना इलेक्ट्रॉन वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा परपेंडिकुलर सेम स्पीड के साथ, तो एक ट्रेस ऑफ द साइकिल है उसका लार्जर रेडियस होगा, गिविंग द प्रोटोन वहां पर क्या होगा मोर मैसिव होगा। मोर मैसिव क्यों होगा? इस वजह से मोर मैसिव होगा क्योंकि वहां प्रोटोन होंगे, क्योंकि प्रोटोन का मास ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन के, इस वजह से वहां पर इक्वल चार्ज होती है मैग्नीट्यूड और स्पीड भी, और प्रोटॉन ट्रैप्स होते हैं मच लार्जर होते हैं रेडियस ऑन द सर्कुलर पाथ में। अगर एक चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, भाई आ गया तशरीफ ले आया आ रहा है, और एंगल क्या है 0 से 90 डिग्री है टू द फील्ड, और नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, और ना ही वो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, ऐसा क्यों? वो किसको फॉलो करता है? तो याद रखिएगा वो फॉलो करता है हेलिकल स्पाइरल पाथ डायरेक्शन ऑफ द फील्ड को, क्योंकि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है
वो पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मोशन में, और क्योंकि वो परपेंडिकुलर वहां पर कंपोनेंट कास्ट करता है सर्कुलर मोशन को और कंबाइन होता है रिजल्टिंग पाथ ऑफ हेलिक्स। हेलिकल जो मोशन होता है ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड के जो वेलोसिटी जो कंपोनेंट होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। पैरेलल वेलोसिटी होती है तो वहां पर कंपोनेंट एक्सपीरियंस होता है, वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, वहां पर फोर्स क्या होती है, जीरो होती है, और वेलोसिटी क्या होती है, पैरेलल होती है बी की, और रिमेन्स कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन। उसके बाद है 56, एक चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट के अंदर है, वहां पर स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो व्हाट हैपेंस, तो क्या होगा टू द पार्टिकल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो नथिंग वहां पर कोई एक्सपीरियंस नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड, वो स्टे रेस्ट में रहेगा। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मूव करती है राइट इंटर द मैग्नेटिक फील्ड, जो पॉइंट होती है इनटू द पेज, जैसे कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी। वहां पर क्यू नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां पर इनिशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन डायरेक्टेड होते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड इन द प्लेन ऑफ द पेज, क्योंकि परपेंडिकुलर वहां पर क्या होती है, वेलोसिटी होती है, डायरेक्शन वी आर राइट हैंड वहां पर रिवर्स हो जाता है नेगेटिव चार्ज के, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर जो राइट हैंड है वो अप्लाई होता है V इज इक्वल टू बी गिव द डायरेक्शन, बट बिकॉज इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि जो एक्चुअल फोर्स की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है ऑफ द पॉजिटिव चार्ज के, और रिजल्टिंग जो फोर्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी ऑन द प्लेन ऑफ द पेज के अप टू द अप डाउन डिपेंडिंग एग्जैक्टली ज्योमेट्री। एक चार्ज पार्टिकल है जो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में और वो कांस्टेंट स्पीड के साथ, बट कंटिन्यूसली वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। कैसे चेंज करता है? क्योंकि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, वहां पर कांस्टेंट स्पीड और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। एमसीक्यू नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, वो कौन सी फॉलोइंग क्वांटिटी है जो रिमेन्स अनचेंज रहती है for the charge particle undergo the circular motion on the uniform magnetic field है, तो वो याद रखिए वो काइनेटिक एनर्जी होती है। सिंस द मैग्नीट्यूड फोर्स जो है वो वर्क नहीं करता पार्टिकल के ऊपर, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है सर्कुलर मोशन में, क्योंकि वो डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, इस वजह से। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 60, अगर एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में अलोंग अ पाथ, और वेलोसिटी क्या है उसकी, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड की, तो काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन क्या होगी बच्चों, वो रिमेन्स कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि सिंस द मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डज नॉट वर्क, वो रिगार्डिंग वर्क नहीं करता, लेकिन पार्टिकल की जो पाथ होती है वो लॉन्ग इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अलोन, क्योंकि पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो अनचेंज रहती है मोशन के। दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल हैं, उनकी डिफरेंट स्पीड है, एक की v1 और दूसरे की v2। v1 ले से v2 के इंटर जब हो रहा है सेम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेम मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर है, कंपेयर अगर पार्टिकल को करें उसकी स्पीड के, तो पार्टिकल की स्पीड है वो v2 है, विल ट्रेस द सर्कल, तो सर्कल में वो वहां पर उसका रेडियस क्या होगा, लार्जर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि R इज इक्वल टू एम वी इज इक्वल टू क्यू भी होता है, जो मास चार्ज मैग्नेटिक फील्ड सेम होती हैं बोथ, तो पार्टिकल जो होते हैं उनकी v2 ग्रेटर होती है ट्रेस आ सर्कल विथ लार्जर रेडियस में। एमसीक्यू नंबर 62, इवन द फास्टर पार्टिकल, जो फास्टर पार्टिकल है इन द प्रीवियस क्वेश्चन वहां पर लार्जर था रेडियस, लेकिन इट्स पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन को अगर कंपेयर करें स्लोअर पार्टिकल में तो वो सेम है और वो डज नॉट डिपेंड स्पीड, वो डिपेंड नहीं करता है स्पीड का। अगर एक चार्ज पार्टिकल वो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस करता है, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2r। एक चार्ज पार्टिकल है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो मूव कर रहा है परपेंडिकुलर, एंड इस काइनेटिक एनर्जी एक्सपीरियंस होती है हाफ mv स्क्वायर, यूजिंग दिस एंड द काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे लिखेंगे कुछ इस तरीके से। अब आपने सारी चीजें याद रखनी है। 65, अगर दो चार्ज पार्टिकल है उनके ऊपर चार्ज सेम है, वो मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं, सेम रेडियस है, सर्कुलर पाथ है, बट डिफरेंट मासेस उनके डिफरेंट है, वन से ग्रेटर मास होगा मस्ट है, क्योंकि वहां पर ग्रेटर स्पीड होगी। वो कौन सा रीजन है फिजिक्स इक्विपमेंट का जो कॉमनली आप यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ द सर्कुलर मोशन में ऑफ द चार्ज पार्टिकल में, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करती है, कैसे डिटरमाइन करती है, मास ऑफ मोमेंटम, तो करती है मास स्पेक्ट्रोमीटर से, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमीटर से आप रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर सकते हैं
by charged ions is known as a magnetic field to determine a mass to charge ratio. साइक्लोट्रॉन जो एक्सेलरेट है उसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो यूज होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ, याद रखना है, अल्टरनेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सेलरेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड कीप पार्टिकल मूविंग द सर्कुलर पाथ इन स्पेल में क्या करते हैं वो मूव करते रहते हैं। एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, वो डायरेक्टली है कहाँ पर, फील्ड लाइन पे, वहां पर ट्रेस आउट ऑफ द पाथ क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है और अनडिफ्लेक्टेड होती है, क्योंकि एंगल बिटवीन जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0 होता है और मैग्नेटिक फील्ड्स को आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं। द पीच ऑफ द हेलिकल पाथ, जो पीच होती है जो हेलिकल पाथ की, वहां पर डिस्टेंस मूव करता है फील्ड की डायरेक्शन में पर रेवोल्यूशन में, और जो वहां पर जो चार्ज पार्टिकल डिपेंड करते हैं ओनली द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन पर डिपेंड करते हैं। इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर जो चार्ज पार्टिकल होंगे सर्कुलर ऑर्बिट में वो लाई करते हैं प्लेन, कौन से प्लेन पर लाई करते हैं, तो आपने याद रखना है परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में क्या होते हैं वो परपेंडिकुलर। सेक्शन सी, यहाँ पर हम फ्राडेज लॉ और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखेंगे। फ्राडे लॉ जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसकी स्टेट ये कहती है जो है हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ होती है सर्किट में वो इक्वल होती है, याद रखिएगा, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो कि लिंक करता है सर्किट में, क्योंकि फ्राडे लॉ इंड्यूस ईएमएफ के बारे में आपको बताता है और फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि लिंक करता है किसी भी सर्किट को, द नेगेटिव साइन अकाउंट करता है लेंस लॉ को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपके पास ईएमएफ है वो जब इंड्यूस होती है किसी भी सर्किट में तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, लिंक होता है सर्किट के चेंज होने से विथ टाइम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फ्राडे लॉ वहां पर इंडक्शन रिक्वायर होती है, वो चेंज करती है मैग्नेटिक फील्ड को अलोंग टाइम एंड वहां पर फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, हाउएवर द लार्ज एंड वहां इंड्यूस होती है आपकी ईएमएफ फॉर द कॉइल, वहां पर जो एंड टर्न्स है वो ईच लिंक करे हैं उनका सेम मैग्नेटिक फ्लक्स है, वहां पर फ्राडे लॉ को आप कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से। MCQ नंबर 74, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल डबल हो गए, क्या डबल हो गए, while the rate of the change of the flux each turn stay क्या रहेगा, stay क्या है, सेम है, तो वहां पर इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, याद रखना है वहां पर इंड्यूस ईएमएफ आपकी डबल होगी। मैम कैसे, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स डबल होंगे टोटल इंड्यूस जो ईएमएफ है याद रखिएगा वो भी डबल होगी एंड द सेम रेट ऑफ द चेंज फ्लक्स पर टर्न होगा। नेगेटिव जो साइन होता है फ्राडे लॉ में EMF इज इक्वल टू माइनस एंड DPH इज इक्वल टू DT, वो स्पेशली आप एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस होता है लेंस लॉ में, इंड्यूस EMF जो कि अपोज करता है चेंज ऑफ फ्लक्स को और वहां पर प्रोड्यूस होता है। लेंस लॉ जो है वो एसेंशियली कॉन्सिक्यूज होता है फंडामेंटल कौन से, फिजिकल प्रोसेस के ऊपर, तो याद रखना कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। एक बार मैग्नेट है, अगर उस बार मैग्नेट को हम पुश करें, खींचे कॉइल में, तो वहां पर वायर के साथ कनेक्ट है गैल्वानोमीटर, अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जो कि इंड्यूस्ड आप लोगों के पास करंट है ऑफ द कॉइल वो फ्लो करेगा, विल फ्लो इन द डायरेक्शन, कैसे फ्लो करेगा, तो याद रखिएगा अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के मोशन के अपोज वो क्या करेगा, फ्लो करेगा, इफेक्टली वो उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। सही है, क्योंकि लेंस लॉ में जो इंड्यूस करंट है वो क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड को और अपोज करता है इंक्रीजिंग फ्लक्स को, वो कॉज करता है अप्रोचिंग मैग्नेट को, विच मीन्स वहां पर कॉइल की जो फेस होती है वो करीब होती है मैग्नेटिक रिपेल के और वो अपोजिंग करते हैं मोशन को। अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम उसे पुल कराते हैं कॉइल ऑफ द वायर में, तो इंड्यूस करंट ऑफ द कॉइल क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। कैसे क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि वो अपोज होता है मैग्नेट मोशन टू द अट्रैक्टिव बैक। नो ईएमएफ, अगर कोई भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है इंड्यूस कॉइल में और वो प्लेस होता है और एंड इन द मैग्नेटिक फील्ड, और वो प्लेस है मैग्नेटिक फील्ड में, वहां पर जो कॉइल और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिमेन कंप्लीटली स्टेशनरी रहते हैं रिलेटिव टू ईच अदर, जो वहां पर कांस्टेंट फील्ड की क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। और एक मूविंग कॉइल है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फास्टर है एज कम्पेयर टू द, वो मूव कर रहा है स्लोली एंड वाइल कवरिंग उसकी क्या है, सेम उसकी क्या है, टोटल चेंज ऑफ फ्लक्स है। कैसे, क्योंकि वहां पर लार्ज इंड्यूस ईएमएफ है, सिंस DPHI और DT वहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि जो फ्राडे लॉ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
सर फंडामेंटल जो ऑपरेशन होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर का और ट्रांसफार्मर का। ये बोथ इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करते हैं, कन्वर्ट, ये याद रखिए एमसीक्यूज भी आता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, चार्ज करता है, फ्लक्स को इंड्यूस करता है ईएमएफ को सेकेंडरी कॉइल में डायरेक्टली टू द फ्राडे लॉ। एक सैंपल है अल्टरनेटिव करंट जनरेटर की, जहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होती है कॉइल में, क्योंकि वहां पर जो रोटेटर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है कॉइल में, और चेंज होता है कंटिन्यूअसली ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ द ओरिएंटेशन। एमसीक्यू नंबर 83, अगर एक स्टार्टिंग कंडक्टिंग जो है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ और एक परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म फील्ड के, वो स्वीपिंग करता है रीजन, उसकी लेंथ l है, तो वहां पर जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगी ऑकर द रोड, उसे आप किस तरीके से लिखेंगे, ये चीज आप लोगों ने क्या करनी है, बतानी है। ध्यान से आप लोगों ने हर एक चीज को क्या करना है, सुनना है, तभी कॉन्सेप्ट क्या होगा आप लोगों का क्लियर होगा। सही है, तो आप उसे लिखते हैं EMF इज इक्वल टू BVL, क्योंकि रोड ऑफ द लेंथ L है, मूव करेगी कोई ना कोई वेलोसिटी के साथ और परपेंडिकुलर है फील्ड के, एंड द रोड इटसेल्फ, तो इस वजह से वो इंड्यूस हो रहा है मोशनल EMF के। MCQ नंबर 84, यहाँ पर कहा जा रहा है इफ आई स्पीड ऑफ द कंडक्टिंग रोड, जो कि अगर स्पीड जो है कंडक्टिंग रोड की मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो डबल हो जाए तो द मोटेशनल ईएमएफ जो इंड्यूस होगी BL वो कांस्टेंट है। स्पीड कंडक्टिंग रोड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड डबल है और जो मोटेशनल ईएमएफ वो इंड्यूस हो रही है अकर विद BL वहां पर कांस्टेंट है, क्योंकि वो डबल है, क्योंकि सिंस ईएमएफ VL के बराबर होती है, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी की। अगर आपको पता है ये डबल होगी वेलोसिटी, तो ईएमएफ तो खुद ब खुद डबल हो जाएगी, और जो लेंथ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो वैसे भी अनचेंज है, वो चेंज नहीं हो रहा है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर एक कंडक्टिंग रोड है, देखिए भाई क्या बोला मैंने, अगर एक कंडक्टिंग रोड है वो मूव कर रही है पैरेलल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के, रादर देन वो परपेंडिकुलर है मोटेशनल ईएमएफ की। कैसे मोटेशनल ईएमएफ के, याद रखना है, वो आपके पास क्या होता है, जीरो होते हैं। एक वायर है, इसकी जो लूप है वो बिल्कुल क्या है, स्टेशनरी है। वायर की लूप क्या है, बिल्कुल स्टेशनरी है, और वो नियर है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, नियर है। अगर हम उसे इंक्रीज कर दें उसका स्टेडली विद टाइम के साथ, तो लूप क्या होगी, याद रखना है, लूप में ईएमएफ वहां पर इंड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाएगी, बिकॉज वहां पर जो फ्लक्स के चेंज होने से, फ्लक्स जितना ज्यादा चेंज होगा वो उतने ज्यादा चेंज होते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मोशन ऑफ द कॉइल रिक्वायर्ड नहीं होता इंडक्शन के लिए, क्योंकि चेंजिंग फील्ड स्ट्रेंथ वहां पर अलोन चेंज होती रहती है, थ्रू द स्टेशनरी लूप इंड्यूस होती रहती है ईएमएफ थ्रू द फ्राडे लॉ। एमसीक्यू नंबर 87, अकॉर्डिंग टू द फ्राडे लॉ, अगर हम फ्राडे लॉ के अकॉर्डिंग चले, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस एंड इंड्यूस ईएमएफ इन, कौन सा प्रोड्यूस नहीं करता, याद रखिए, कीपिंग द कॉइल, जब फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, एरिया ऑफ द ओरिएंटेशन आर कंप्लीटली कांस्टेंट होंगे, तो वो इंड्यूस्ड नहीं करेगा ईएमएफ को, क्योंकि वहां पर थीटा कांस्टेंट होता है और फाई चेंज नहीं होता है, इस वजह से ईएमएफ क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। एमसीक्यू नंबर 88, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ट्रांसफर वर्क करता है, जो ट्रांसफार्म है वो वर्क करता है एज अ प्रिंसिपल ऑफ द चेंजिंग करंट ऑन द प्राइमरी कॉइल, वर्क करता है जब प्रोड्यूस होती है चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो इंड्यूस हो जाती है और ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में, क्योंकि ट्रांसफार्मर में अल्टरनेटिव करंट होता है प्राइमरी, वो क्रिएट करता है चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स को कोर में से, और जो आपके पास सेकेंडरी कॉइल होते हैं वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, और वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है वो वहां पर ट्रांसफार्मर में रिक्वायर होती है, डीसी नहीं होती, क्योंकि डीसी एक कम डिस्टेंस तक होती है, ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं होती। पहले ये था कि जैसे कि मतलब कि डीसी सबसे ज्यादा माना जाता था, एसी नहीं माना जाता, अल्टरनेटिव करंट, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट डिस्कवर ही नहीं हो। जैसे आपके घर में बैटरीज होती हैं, आप ये नहीं पूरे टंडे को दे दें, यानी कि पूरे आप अपने शेयर को दे दें लाइट, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि करीब करीब ही कनेक्शन होता है, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, रुकावट बहुत, क्योंकि बैटरी के अंदर भी एक तरह की रेजिस्टेंस मौजूद होती है। सो डीसी करंट को आप दूर तक नहीं दे सकते, हर किसी घर तक नहीं जा सकता, सिर्फ एक अपने डिस्टेंस तक अपने कमरे के अंदर पंखे चला सकते हैं, जो बरामदा होता है उसके अंदर, ज्यादा डिस्टेंस तक ये नहीं जा सकता। पहले ये बहुत ज्यादा था डीसी करंट, लेकिन इसके अंदर ही अल्टरनेटिव करंट होता है। अगर एक कॉइल है उसका एरिया जो है वो फिक्स है,
मैग्नेटिक फील्ड में, तो फ्लक्स डेंसिटी वहां पर इंक्रीज होती है लिनियरली विद टाइम के साथ, तो वहां पर इंड्यूस ईएमएफ ऑफ द कॉइल क्या होगी, वो इक्वल होगी के एक वहां कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर है। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, यानी कि जो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट की वो फॉर्म करती है यूजिंग लेंस लॉ, ऑलवेज एक्ट करता है क्योंकि वो अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को एंड देन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि लेंस लॉ जो है वहां पर जो इंड्यूस करंट होता है मैग्नेटिक फील्ड वो ऑलवेज अपोज करता है चेंज इन फ्लक्स जो के काज कर रहा है एंड टोटल चेंज जो कि इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। इफ द फ्लक्स जो है मतलब कॉइल उसे अगर हम इंक्रीज कर दें तो इंड्यूस करंट ऑफ द फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, सिंपल वो अपोज और इंक्रीज होगा, क्योंकि लेंस लॉ में फ्लक्स जब इंक्रीज होता है तो इंड्यूस करंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में रिड्यूस होता है, इंक्रीज इन नेट फ्लक्स। अगर फ्लक्स से थ्रू द कॉइल अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट फ्लो करेगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में कैसे, अपोज होगा एंड डिक्रीज होगा एंड ट्राई टू मेंटेन द रेनफोर्स। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 93, विच वेक्टर वो कौन सा फैक्टर है वो डज नॉट डायरेक्टली इफेक्ट, जो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू द फ्राडेज लॉ, तो वो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल वायर होती है, क्योंकि फ्राडे लॉ के अंदर तो रेट चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कॉइल, तो वहां पर कॉइल रेजिस्टेंस इफेक्ट करती है इंड्यूस करंट को बट डू नॉट ईएमएफ इटसेल्फ। एक कॉइल है जो मूव करता है क्वाइकली एक जो है वो मूव कर रहा है क्वाइकली मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, वहां पर जो मूवमेंट लेटर क्या है मूव कर रहा है बेग क्वाइकली वो मूव कर रहा है। इंड्यूस ईएमएफ ड्यूरिंग टू मोशन वहां पर क्या होगी, तो नॉन जीरो होगी, दोनों केसेस में वो नॉन जीरो होगी। क्लियर है। उसके बाद आपके पास है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, जो कि मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस ईएमएफ का रोटेटिंग कॉइल जनरेटर में वो ग्रेटेस्ट होता है प्लेन ऑफ द कॉइल की। कैसे ग्रेटेस्ट होता है, क्योंकि वो पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के और फ्लक्स जब जीरो होता है बट रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स वहां पर मैक्सिमम होता है। रगड़ा लग गया मैम, रगड़ा लग गया, अब तो भाई क्लियर हो गया, क्योंकि ईएमएफ डिपेंड करती है नोट अ फाई इटसेल्फ, वो डिपेंड नहीं करती, लेकिन विद कॉइल प्लेन पैरेलल जब होता है मैग्नेटिक फील्ड का तो फ्लक्स जो है मूवमेंटली जीरो हो जाता है क्योंकि चेंज होता है फास्ट रेट ऑफ इंस्टेंट, वहां पर गिविंग मैक्सिमम होती है आपकी ईएमएफ। अगर एक इंस्टेंट रोटेटिंग कॉइल है प्लेन वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के और फ्लक्स वहां पर क्या है मैक्सिमम है, तो भाई इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, मैं मुझे मारोगी आप, मैं क्यों मारूंगी, क्योंकि बच्चों वो मिनिमम होता है मोमेंटली, वो मिनिमम होता है क्योंकि मैक्सिमम जो फ्लक्स होता है वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स क्या होता है जीरो होता है, लेकिन बिकॉज द फ्लक्स वहां पर कर्व क्या होती है टर्निंग पॉइंट थीटा मैक्सिमम होता है और वो डेरिवेट करता है फ्राडे लॉ। भाई देखो तुम ध्यान से देखोगे फिर समझ आएगा, सही है। अब आपके पास जो फ्राडे लॉ है वो अप्लाई होता है और एक्सप्लेन करता है चेंजिंग इन करंट को ऑफ द वन कॉइल जो कि इंड्यूस करंट कर रहा है कंप्लीटली सेपरेटली अनकनेक्टेड नियर बी। तो फेनोमेना को आप क्या बोलेंगे, भाई फेनोमेना आसान है, उसका म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन अकर होती है जब आपका करंट चेंज होता है किसी भी कॉइल में से और चेंज होती है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दैट लिंक द नियर बी, वो सेपरेट करती है जो भी कॉइल होते हैं उनको सेपरेट करती है। क्लियर है। इन एवरेज विदाउट एनी डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कनेक्शन। सेल्फ इंडक्शन जो होती है वो रेफर करती है कौन से फेनोमेना को, भाई वो रेफर करेगी। मैम आप बता दें कौन से फेनोमेना को रेफर करेगी, मैम जल्दी बता दें, क्योंकि चेंज इन जितना ज्यादा करंट कॉइल चेंज होगा ईएमएफ उतनी इंड्यूस होगी और सेम कॉइल होगा टू द चेंजिंग फ्लक्स। एक भाई देखो 99 को देखो 100 तुम खुद ही समझ जाओगे। भाई देखो भाई कॉपर एक रिंग है जो ड्रॉप हो रही है और फोर रीजन कंटेनिंग स्टोन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वहां पर रिंग कौन सी एक्सपीरियंस होगी, तो याद रखिएगा रिटार्डिंग फोर्स वहां पर अपोज होगी एडी करंट डैम्पिंग है, क्योंकि वो जो रिंग होती है वो फॉल तब होती है जब चेंज होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर फ्लक्स क्या होता है भाई एडी करंट जो रिंग में होता है वहां पर लेंस लॉ में जो करंट क्रिएट करता है अपोजिट रिंग मोशन रिटार्डिंग टू फॉल। 500 एमसीक्यूज है मेरे बच्चे, लास्ट एमसीक्यूज ऑन दिस वीडियो। उसके यहाँ पर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आपने समराइज करना है। अगर फ्राडे लॉ को हम कंबाइन कर ले, किसके साथ कंबाइन कर ले, लेंस लॉ के साथ एंड कॉइल ऑफ द एंट्रेंस कंबाइन करके देख लेते हैं।
इसमें से कौन सा, क्योंकि अगर हम कंबाइंड स्टेटमेंट लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा रेट चेंज ऑफ द फ्लक्स पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर, नेगेटिव साइन पर, एंड शो करेगा इंड्यूस ईएमएफ क्या है, एट एवरी चेंज हो रही है एंड प्रोड्यूस हो रही है अपोजिटली। तो आप बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, टीज दुआ बायोलॉजी चैनल को सपोर्ट करनी है, व्हाट्सएप चैनल टीज दुआ का ज्वाइन करना है, आपकी नई हेल्प होगी। और फेसबुक पर टीज दुआ रिजवान पेज को फॉलो कीजिएगा और फेसबुक पर दुआ ज़ारा प्रोफाइल को फॉलो करना है, हमें सपोर्ट करनी है, हम आप लोगों की करें। इंस्टाग्राम पर भी आपने टीज दुआ को फॉलो करना है, टिकटॉक पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो